कई बार होता है कि हमें चीज़ों पर विश्वास नहीं होता, हम सामने उन चीज़ों को देखते होते हैं तब भी हमें उन पर विश्वास नहीं हो पाता। इसीलिए आज मैं आपके सामने दो ऐसी कहानियां रखूंगा और यकीन मानिए आप इन कहानियों को जानने के बाद पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। लेकिन यार मुझे आपसे एक दो बातें करनी है। पहली, आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि वीडियोस को थोड़ा छोटा रखिए, 20, 21, 22 मिनट तक ना लेकर जाइए, 10-12 मिनट में ही उसको निपटा दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि देखो, मेरा काम है आप लोगों को अच्छे से समझाना। अगर मैं उसमें कंजूसी करूंगा तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, आप उस चीज़ को इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अपने फेस रख के आपको पूरी वीडियो सुनाता हूँ और जो मेन फोटोज होती हैं उनको वहाँ लगा भी देता हूँ। कुछ एक नहीं लगा पाता क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन बहुत थोड़ी ही लगाता हूँ, बाकी में सारा मेरा फेस रहता है। तो उसमें आपको समझने की ज़रूरत है कि मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अब सिर्फ वीडियो को लंबा करने की कोशिश नहीं कर रहा। आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए, आप उसका पूरा एक एटमॉस्फेयर अपने दिमाग में बनाइए, तभी आपको वो वीडियो सुनने में भी और देखने में भी मज़ा आएगा। दूसरी बात, कुछ लोग मेरी वीडियोस को आजकल फेक बहुत बोलने लगे हैं और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ, लिटरली बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को फेक बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऐसा कुछ सच बता दिया है जिस पर आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं और वो आपको फेक लग रही है। जी हाँ, मेरे द्वारा बोले गए हर वर्ड का सबूत मेरे पास होता है, पूरी रिसर्च की गई होती है, क्रॉस वेरीफाई किया गया होता है। तो अगर आपको उनमें से किसी भी वर्ड का सच जानना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ मांग सकते हैं। और वैसे भी मैं वहाँ पर अपनी सभी स्टोरीज की जो फोटोज होती हैं जो यहाँ पर नहीं दिखा सकता, मैं वहाँ दिखा देता हूँ। अभी भी हाइलाइट्स में जाकर आप देख लीजिए, बहुत सारी स्टोरीज की फोटोज और वीडियोस आपको वहाँ लगी मिलेंगी। इंस्टाग्राम आईडी ये है और वहाँ फॉलो जरूर कर लें और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। जनवरी 2015 की बात है। 27 साल का एक लड़का जिसका नाम जॉर्ज था और वो टेक्सास में रहा करता, उसके शरीर में एक बहुत ही तगड़ा दौरा उसे आया। तुरंत उसे घर से उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते ही तुरंत उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम से बाहर आए और उन्होंने घर वालों को एक बुरी खबर दी। उन्होंने कहा कि जॉर्ज का दिमाग पूरी तरह से डेड हो गया है और अब उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है उसके बचने की। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि हम उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उतार दें। अगर आप कहेंगे तो हम उसे रख लेंगे, अगर आप कहेंगे तो हम उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उतार भी देंगे। ये खबर सुनते ही जॉर्ज का जो पिता था वो बहुत ज़्यादा टूट गया। यकीन मानिए उसका रोना नहीं रुक रहा था। वो रोते रोते हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। पीछे उसकी माँ और भाई वहाँ खड़े थे, डॉक्टर से बात कर रहे थे। उन दोनों ने डिस्कशन आपस में किया और कहा कि ओके, हम तैयार हैं जॉर्ज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उतारने के लिए। और उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि हमें अपने बेटे के जो ऑर्गन्स हैं, जो शरीर के अंग हैं, उन्हें दान करना है। और उसी के बाद जॉर्ज का नाम ऑर्गन डोनर लिस्ट में भी लिख दिया गया। माँ और जॉर्ज का भाई जॉर्ज के अंतिम संस्कार की प्लानिंग कर रहे थे, तभी जॉर्ज का पिता वापस हॉस्पिटल में आया और उन्होंने पूछा कि तुमने क्या डिसीजन लिया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने जॉर्ज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से उतारने की बात कर दी है। और वो बात सुनते ही जॉर्ज का पिता बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो गया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि असल में जॉर्ज का ब्रेन डेड हो गया होगा, उसका दिमाग पूरी तरह से डेड हो गया होगा। जी हाँ, जॉर्ज के पिता को उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो सकता है। उसने डॉक्टर्स के साथ अपने परिवार को भी कहा कि थोड़ा और टाइम दीजिए, जॉर्ज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बात क्यों नहीं मान रहे, आप उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम से मत उतारिएगा। जिसके बाद जॉर्ज के भाई और जॉर्ज की मां ने जॉर्ज के पिता को समझाया कि हमने डॉक्टर से बात कर ली है और उनको कोई उम्मीद यहाँ दिखाई नहीं दे रही है जॉर्ज के बचने की, तो अब कोई फायदा नहीं होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उसको रखने का। और आपको पता ही होगा कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखना बहुत ही महंगा आज के टाइम पर माना जाता है। 2015 में भी वो महंगा ही था। और फालतू का खर्चा बढ़ाने की बजाय जब कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही तो जॉर्ज के भाई और जॉर्ज की मां ने म्यूचुअली ये डिसीजन ले लिया था। लेकिन जॉर्ज के पिता को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर के कमरे में गया और डॉक्टर से जाकर बात करने लगा कि आप थोड़ा तो टाइम दीजिए जॉर्ज को, वो बिल्कुल ओके है, आप खुद देखना, वो खुद अपने आप खड़ा होकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने भी समझाया कि आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, इस बात की उम्मीद ही छोड़ दीजिए कि जॉर्ज अब उठ पाएगा। आप बल्कि इस बात पर प्राउड फील कीजिएगा कि जॉर्ज के जो अंग हैं वो अभी भी औरों के शरीर में जिंदा रहेंगे। हमने लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है जिन जिनको जॉर्ज के अंग दिए जाएंगे, आप उनसे खुद भी मिल सकते हैं। और अभी हम कुछ ही देर में जॉर्ज को लाइफ सपोर्ट सिस्टम से भी उतार देंगे और आप उसके बचे कुचे शरीर को वापस अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं। ये बात सुनकर जॉर्ज का पिता बिल्कुल टूट गया। वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और तुरंत वेंटिलेटर रूम में गया और वहां पर जाकर उसने देखा कि जॉर्ज लेटा हुआ है बेड पर और वो पूरी तरह से बेहोशी में है, लगभग मरने ही वाला है। लेकिन जॉर्ज के पिता को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत जाकर उसके साइड में लेट गया, उसके ऊपर हाथ रखा, उसे जोर से पकड़ लिया।
वो बस उम्मीद कर रहा था कि जॉर्ज बस एक छोटा सा इशारा कर दे कि वो जिंदा है और वो ओके है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जॉर्ज ने कोई साइन नहीं दिया। लगभग 5 ही मिनटों बाद डॉक्टर्स ने भी उस कमरे में आना शुरू कर दिया और वो अब सारी यहाँ से मशीनें वगैरह जो जॉर्ज के शरीर पर लगी हुई थी वो निकालने वाले थे और उन मशीनों को भी निकालना शुरू किया गया। लेकिन यहाँ अब जॉर्ज के पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जॉर्ज का पिता तुरंत उस कमरे से बाहर निकला, उस हॉस्पिटल से ही बाहर निकला और हॉस्पिटल के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी को खोला, गाड़ी के अंदर से बंदूक निकाली और वापस अपने हॉस्पिटल में आकर अपने बेटे वाले कमरे में जाकर सभी डॉक्टर्स के ऊपर अपनी बंदूक तान दी। उसने डॉक्टर्स को ऑर्डर दिया कि आप लोग जो भी कर रहे हो वो उसे तुरंत रोक दो, वरना मैं गोली चला दूंगा। अब गोली के आगे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो डॉक्टर्स ने भी अपना पूरा काम रोक दिया और जॉर्ज के पिता से कहा कि ठीक है, हम सभी बाहर जा रहे हैं, आप आराम से यहाँ बैठ जाइए। सभी डॉक्टर्स बाहर गए और जॉर्ज का पिता भी अपनी बंदूक लेकर उनके पीछे पीछे गया और दरवाजे तक गया। दरवाजे को बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली और वापस अपने जॉर्ज के पास आकर बैठ गया। वो सिर्फ बैठे थे, लेकिन उनकी जो बंदूक थी वो अभी भी दरवाजे के ऊपर ही तनी हुई थी और बार बार ऐसे मुड़ मुड़ के जॉर्ज को देख रहे थे, सिर्फ एक उम्मीद में कि क्या पता जॉर्ज एक साइन दे दे अपने जिंदा होने का। कुछ घंटे ही बीते थे कि पुलिस वालों ने अपना हॉस्पिटल इस परिवार से खाली करवाने के लिए वहां पर सेना को बुला लिया। जी हाँ, वहां पर स्वॉट टीम आ चुकी थी और स्वॉट टीम ने अब अपनी राइफल्स जो थी उस दरवाजे के ऊपर तान दी, बाहर की तरफ से जो बीच में बंद था, और उसके पिछली तरफ जॉर्ज के पिता बंदूक लेकर बैठे हुए थे। वो बाहर से चिल्ला रहे थे कि आप दरवाजा खोल दो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, जिसे मरना है वो मरेगा ही, आप उसे नहीं बचा सकते। लेकिन जॉर्ज के पिता ने उस टीम की भी कोई बात नहीं सुनी और अब मजबूरन उस टीम को इस दरवाजे को तोड़ना पड़ा। उन्होंने तुरंत उसको एक लात मारी और लात मारने के बाद वो दरवाजा टूट गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, जॉर्ज के पिता ने एक हाथ से बंदूक पकड़ी और दूसरे हाथ से अपने बेटे का हाथ जोर से पकड़ लिया और जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो बदले में जॉर्ज ने भी अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये महसूस करते ही कि जॉर्ज ने भी उनका हाथ पकड़ा है, उन्होंने तुरंत अपनी गन को नीचे गिरा दिया और वो अपने आप सरेंडर करके नीचे बैठ गए। उन्होंने बैठते ही चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्लीज डॉक्टर्स को बुलाओ और उन्हें चेक करवाओ कि जॉर्ज बिल्कुल सही है, वो जिंदा है। और जैसे ही डॉक्टर्स जॉर्ज के पिता की बात सुनकर रूम में आए और उन्होंने जॉर्ज की तरफ देखा तो वो भी पूरी तरह से हैरान थे कि ऐसा हो कैसे गया। एक लड़का जिसका दिमाग खत्म हो चुका था, पूरा मर चुका था उसका दिमाग, वो लड़का फिर से जिंदा कैसे हो गया। उन्होंने चेक किया, वो बिल्कुल अपने हाथ एकदम सही तरीके से हिला रहा था, आई कांटेक्ट बिल्कुल सही बना रहा था, बोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद बोलने वाला था वो। सोचकर देखिए यहाँ कैसा चमत्कार हुआ था। जिसके बाद डॉक्टर्स ने ही माना कि अगर उसके पिता ये एक्शन नहीं लेते, कुछ घंटे और उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखवाते, तो बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि जॉर्ज इस दुनिया में आज नहीं होता। डॉक्टर्स के ऊपर हथियार तानने के लिए और सेना की टुकड़ी के ऊपर हथियार तानने की वजह से जॉर्ज के पिता को 10 महीने जेल में बिताने पड़े, लेकिन उसका परिवार और डॉक्टर्स मानते हैं कि जॉर्ज के पिता ने जो किया और जिनकी सजा उसे मिली वो कुछ नहीं है, क्योंकि उनके बेटे की जिंदगी यहाँ बच गई। चलते हैं हमारी आज की दूसरी और अंतिम कहानी पर, और ये कहानी शुरू होती है 1941 के दिसंबर महीने से, जब अमेरिका ने फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 में अपना कदम रख दिया था। और ये काम अब की बार उन्होंने औपचारिक रूप से किया था, क्योंकि कुछ ही टाइम पहले उनके ऊपर पर्ल हार्बर में जापान के द्वारा बहुत भयंकर हमला किया गया था, जिसका बदला वो जापान और पूरी दुनिया से लेने वाले थे। इसके सिर्फ 6 महीने बाद ही एलाबामा अमेरिका के रहने वाला एक 21 साल का लड़का जिसका नाम हेनरी था, उसने भी अमेरिकन आर्मी को अब ज्वाइन कर लिया था। 2 साल तक उसको आर्मी में अलग अलग रोल्स दिए गए और 2 साल बाद फाइनली उसे एक B-29 बॉम्बर में उसकी ड्यूटी लगा दी गई। आप सभी को पता ही होगा कि B-29 बॉम्बर, जिसका नाम ही बॉम्बर है, उसका काम भी सिर्फ यही होगा, बॉम्ब्स गिराना, चाहे वो बॉम्ब्स कैसे भी हो, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, कैसे भी। और तब समय आया फरवरी 1945 का, जब हेनरी और उसकी टीम को एक B-29 बॉम्बर के साथ पैसिफिक में बॉम्ब गिराने के लिए मिशन पर भेजा गया था। इनका यहाँ मुख्य काम था टोक्यो के आसपास मौजूद जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उसके ऊपर बमबारी करना है। और 2 महीने तक वो इस काम में बिल्कुल सही से चल रहे थे। और यहाँ अब देखते ही देखते हेनरी का जो B-29 बॉम्बर था उसको अब उन सभी प्लेन्स का लीडर बना दिया गया। जी हाँ, हेनरी के जो प्लेन था वो सभी प्लेन्स जो उसके साथ साथ जत्थे में उड़ते थे वो सबका लीडर था। और यहाँ हेनरी को ही बॉम्ब को गिराने के साथ साथ, मतलब कि जो पीछे क्रू मेंबर्स होते हैं उसमें हेनरी भी मौजूद था और उसका काम था एक एक करके बॉम्ब को गिराते जाना। और उसका इसके अलावा काम था आसपास जो भी प्लेन्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, कोई ज़्यादा पास ना आ जाए, कोई ज़्यादा दूर ना चला जाए, और लाइन वाइज सटीकता से वो बॉम्ब गिराएं। अपने आसपास मौजूद सभी
प्लेन्स को सटीक लोकेशन बताने के लिए हेनरी हर बार अपने प्लेन से कुछ स्मोक बॉम्ब्स जगह जगह पर गिरा देता, और जब स्मोक बॉम्ब से वो जो स्मोक होता है रंगीन कलर का जो धुआं होता है वो निकलता, तो ऊपर उड़ रहे बाकी के प्लेन्स को लोकेशन पता चल जाती कि इसी धुएं के गुब्बार में उनको अपना बम गिराना है। सही जगह पर पहुंचने के बाद हेनरी के पायलट ने इशारा कर दिया कि हम लोकेशन पर पहुंच गए हैं, अब आप स्मोक बम गिरा सकते हो। तो हेनरी ने तुरंत वो एक लीवर सा खींच दिया। उस लीवर के खींचते ही जो प्लेन का निचला सिरा होता है उस हिस्से में 2 गेट से खुल जाते हैं, और उस गेट से खुलने के बाद हेनरी एक एक करके उसमें से स्मोक बम गिराने वाला था। लेकिन यहाँ पर उस समय की टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी थी कि जैसे ही उन्होंने वो लीवर खींचा था तो उस शूट के अंदर यानी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जितने भी स्मोक बम रखे हुए थे वो सभी उस लीवर के खींचते ही अपने आप के अंदर आग लगा लेंगे। वो टाइमली होता है, उनका टाइम फिक्स होता है कि एक एक करके सभी के अंदर इतने टाइम में आग लग जाएगी और इतने टाइम में वो सभी फटकर वहाँ धुआं कर देंगे। और अब एक एक करके जो स्मोक बॉम्ब नीचे जा रहे थे वो सभी पहले से इग्नाइट हो चुके थे, और नीचे हवा में जाते ही उन्होंने धुआं करना शुरू कर दिया। सभी बॉम्ब्स मजे से नीचे गिर रहे थे, लेकिन सिर्फ एक था जिसने धोखा दे दिया। जी हाँ, एक बॉम्ब बजाय नीचे जाने के वो नीचे तो गया और वापस हवा के प्रेशर की वजह से वो वापस बाउंस बैक कर गया, और नीचे जाते ही वो वापस ऊपर आया, और गोली की रफ्तार से वो सीधा ऊपर आते ही आप समझ ही सकते हैं कि हजारों किलोमीटर की रफ्तार से जब कोई प्लेन उड़ता है और उससे हवा का प्रेशर जो लगेगा वो कितना तेज होगा। और जैसे ही उस पर बॉम्ब पर हवा का प्रेशर लगा वो बॉम्ब वापस आया और सीधा हेनरी के चेहरे पर जाकर लगा, जिससे उसकी नाक वहीं पर चकनाचूर हो गई। यहाँ नाक चकनाचूर हुई थी, उसका डर मुझे नहीं था। अब डर था कि ये बॉम्ब क्योंकि इग्नाइट हो चुका है, अब इसका काम था यहीं पर फटना तो क्या था, वो वहाँ धुआं करने वाला था। लेकिन आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी अनार बॉम्ब जलाते हैं तो पहले एक अनार जलता है जो बहुत ही गर्म होता है, वो सैकड़ों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसमें होता है, वो स्टील को भी पिघला सकता है, और उसके बाद ही तो वो बॉम्ब फटता है। वैसा ही कुछ यहाँ भी था, एक अनार बॉम्ब की तरह पहले उसके अंदर से थोड़ा सा अनार सा निकला, और वो अनार का जो प्रेशर था वो बहुत प्रेशर से सीधा हेनरी के चेहरे को जलाता हुआ गया। पूरी दुनिया में आज भी माना जाता है कि जो स्मोक बॉम्ब्स होते हैं वो जानलेवा नहीं होते, लेकिन फिर भी हम किसी ऐसे मिलिट्री स्मोक बॉम्ब के पास नहीं जा सकते जो इतना खतरनाक हो सकता है, जो आपको 3rd डिग्री 4th डिग्री 5th डिग्री के बर्न्स भी दे सकता है। अब यहाँ ना सिर्फ वो अनार के टाइप का जो प्रेशर था आग का वो हेनरी के चेहरे पर लगा, बल्कि अब जो उसके अंदर से स्मोक निकलता है वो भी एक केमिकल फायर की वजह से ही बाहर निकलता है, और वो केमिकल फायर का टेम्परेचर भी हद से ज़्यादा गर्म होता है, उसका टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस में होता है। अब सोचकर देखिए, हेनरी के हाथ में वो बॉम्ब है और अब ये सब कुछ वहाँ होने वाला था। जैसे ही वो इग्नाइट होकर थोड़ा सा फटा, और फटते ही सारी केमिकल फायर से जो रंगीन धुआं बाहर निकल रहा था वो धुआं आगे चलकर पूरे प्लेन में फैल गया, और साथ ही उस धुएं से निकले केमिकल फायर ने हेनरी के पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया था, और उसका पूरा शरीर अब जलने लगा था। सोचकर देखिए, सारा काम एक प्लेन में चल रहा है। यहाँ हेनरी की हालत कितनी बुरी थी इसका अंदाजा तो आपको लग ही गया, लेकिन यहाँ उसके दिमाग में अब चल रहा था कि पूरे प्लेन में धुआं हो चुका है, और अगर उसने इस प्लेन से स्मोक बॉम्ब को उठाकर बाहर नहीं फेंका तो अगले कुछ सेकंड्स में ही ये प्लेन जरूर क्रैश कर जाएगा, क्योंकि पायलट अब कुछ आगे देख ही नहीं पा रहा था। तो उसके कंट्रोल सक पे भी अब धुआं हो चुका था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। जिसके बाद उसने अपनी इतनी बदतर हालत होने के बाद भी उसने उस स्मोक बॉम्ब को जो उस प्लेन के फ्लोर पर पड़ा हुआ था उसको ढूंढना शुरू किया, और उसे ढूंढकर कुछ इस तरह से अपने छाती के अंदर दबा लिया ताकि उसका स्मोक कम से कम बाहर निकले। अब सोचकर देखिए कितने प्रेशर से उसके अंदर से आग निकल रही थी, और कैसे उसकी छाती ने भी वो आग को झेला होगा, लेकिन फिर भी उसने उस बॉम्ब को अपनी छाती पर लगाया और आगे की तरफ चलने लगा। वो शूट से नीचे डाल नहीं सकता था, क्योंकि वो शूट सारे बॉम्ब्स को फेंकने के बाद अपने आप बंद हो जाता था। लेकिन यहाँ उसे पता था कि इस प्लेन के अगले सेक्शन में एक खिड़की है जो इमरजेंसी खिड़की होती है, और उसको एक लीवर खींचते ही खोला जा सकता है। तो वो उस बॉम्ब को तुरंत पकड़कर उस खिड़की तक पहुंचा, और उस खिड़की को खोलने के बाद उसने उस बॉम्ब को बाहर की तरफ फेंक दिया, यानी कि प्लेन से बाहर फेंक दिया। ये काम करते ही वो तुरंत प्लेन के फ्लोर पर गिर गया, और उसके आसपास जो और भी क्रू मेंबर्स मौजूद थे वो सभी प्लेन के पिछले सेक्शन में मौजूद थे। उनको तो पता भी नहीं था कि अगले प्लेन के सेक्शन में चल क्या रहा है, और जैसे ही वो वहाँ पर आए तो उन्होंने हेनरी की हालत को देखा। वो पूरी तरह से जल रहा था, और बचने की उनको भी अब कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। जब इस प्लेन से पूरा का पूरा धुआं खत्म हो चुका था तब पायलट को याद आया कि उसे प्लेन भी उड़ाना है, और जब उसने अपना होश संभाला तो उसने देखा कि वो धरती से सिर्फ 300 फीट की ऊंचाई पर अपना प्लेन उड़ा रहे हैं। कहाँ उनकी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट के आसपास थी, और वो गिरते 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 300 फीट की ऊंचाई पर आ चुके थे। उसने तुरंत अपने जहाज को थ्रस्ट दिया और अपने जहाज को ऊपर की तरफ उठा डाला। जबकि अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स देख रहे थे कि हेनरी के शरीर से आग निकल रही है, उन्होंने तुरंत जहाज के अंदर
अंदर रखा। इमरजेंसी आग बुझाने वाले सिलेंडर को तुरंत वहां से उठाया और हेनरी के ऊपर ब्लो करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ उसका कुछ काम ही नहीं था क्योंकि ये केमिकल फायर थी और ये जलकर ही रहेगी। उनको लग रहा था कि हेनरी अब तक दम तोड़ चुका है, वो सिर्फ आग बुझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनको तब हैरानी हुई जब उनको पता चला कि हेनरी अभी तक भी जिंदा था। हेनरी के जिंदा होने का पता चलते ही उन्होंने हेनरी को तुरंत मॉर्फिन का इंजेक्शन दे दिया ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो जाए। और वो सोच रहे थे कि हेनरी कभी भी अब दम तोड़ सकता है, लेकिन हेनरी नहीं मरा। अब यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस सीन को आप इमेजिन करिए और यकीन मानिए उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। पायलट ने तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग अपने बेस पर करवाई और बेस पर करवाने के बाद जब डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे, अधिकारी वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने हेनरी की हालत को देखा और वो उसकी हालत पर विश्वास ही नहीं कर पाए। अब आमतौर पर ऐसे हालत में मरीज को उठाकर प्लेन से बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ मरीज को उठाए कैसे, क्योंकि उसकी पूरी जो त्वचा थी, उसके कपड़े जो थे वो प्लेन के फ्लोर से आग की वजह से पिघल कर चिपक चुके थे और हेनरी को उठाना वहां से मतलब उसके शरीर से उसकी त्वचा को उखाड़ने जैसा था। तो अब यहाँ पर अधिकारियों ने फैसला लिया कि वो इस जहाज के इस हिस्से को ही काट डालेंगे। तो उन्होंने कटर से उस जहाज के हिस्से को ही काट कर हेनरी को वहां से बाहर निकाला। तुरंत डॉक्टर्स ने हेनरी की दर्जनों सर्जरीज को एक साथ शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये सर्जरीज नहीं की गई तो हेनरी कभी भी मौत के मुंह में जा सकता है। और उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि हेनरी इन सर्जरीज के बाद भी बच पाएगा, लेकिन हेनरी अभी भी जिंदा था। यहाँ सोचकर देखिए उसके शरीर की हालत कैसी थी कि जो उस स्मोक बॉम्ब के अंदर कुछ छोटे छोटे फाइबर्स होते थे और वो फाइबर्स केमिकल से लदे होते थे और वो फाइबर सीधा हेनरी की आंखों के अंदर जा घुसे थे, उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा घुसे थे। और जैसे ही डॉक्टर्स उन फाइबर्स को पकड़कर बाहर निकालते तो वो तुरंत आग पकड़ लेते क्योंकि उनका काम यही था कि ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो तुरंत आग पकड़ लेंगे। और ऐसा ही अब यहाँ भी हो रहा था। जैसे ही वो फाइबर वहां से बाहर निकाला जाता तो वो तुरंत आग पकड़ लेता और वो आग सोचकर देखिए हेनरी को कितना दर्द दे रही होगी। जब हेनरी की सारी सर्जरी चल ही रही थी तभी बाकी का जो क्रू मेंबर था वो तुरंत अपने अधिकारियों के पास गया और उन्होंने कहा कि आप प्लीज हेनरी को मरने से पहले उसका मेडल ऑफ ऑनर दे दीजिए क्योंकि उसने ऐसा काम किया है जो कोई और कर ही नहीं सकता था। अगर यहाँ वो ये काम नहीं करता तो ऑब्वियसली आज हम भी सभी जिंदा नहीं होते। अधिकारियों ने तुरंत उनकी बात मान ली और हेनरी को तुरंत मेडल ऑफ देने का ऑर्डर भी निकाल दिया गया। मेडल ऑफ ऑनर अमेरिकी आर्मी का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। बहुत थोड़े टाइम में उनके अधिकारियों ने पूरे पेपर वर्क का काम करवा दिया। यकीन मानिए ऐसा ही हुआ था क्योंकि उस टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम लगता था, विश्व युद्ध चल रहा था, किसी को टाइम नहीं था मेडल ऑफ ऑनर वगैरह देने का, लेकिन फिर भी उन्होंने हेनरी के काम को देखते हुए बहुत थोड़े टाइम में पेपर वर्क को तैयार करवाया क्योंकि वो उसे मरने से पहले मेडल ऑफ ऑनर देना चाहते थे। पेपर वर्क करवा के उसको सर्टिफिकेट तो मेडल ऑफ ऑनर का दे दिया, लेकिन यहाँ पर अब असलियत में कोई मेडल ऑफ ऑनर उस आइलैंड पर था ही नहीं। जी हाँ, वहां पर मेडल ऑफ ऑनर था ही नहीं, असली में जो मेडल पहनाते हैं वो वहां था ही नहीं। तो अधिकारियों ने सरकार से गुहार लगाई कि एक मेडल ऑफ ऑनर तुरंत बनवाकर यहाँ भेज दीजिए क्योंकि हमें एक हमारे सैनिक को वो देना है। लेकिन उनको भी पता था कि जब तक सरकार वहां से उसे बनाकर यहाँ तक भेजेगी उसमें कई दिनों का समय लग जाएगा और इतना समय हेनरी के पास नहीं है। उनको लग रहा था कि हेनरी कभी भी मर सकता है, लेकिन हेनरी नहीं मरा। जिसके बाद उनके अधिकारियों ने अपने ही एक सैनिक को ऑर्डर दिया कि इस आइलैंड पर एक म्यूजियम मौजूद है और उस म्यूजियम के अंदर दर्जनों साल पुराना एक मेडल ऑफ ऑनर को रखा हुआ है, शीशे के अंदर रखा हुआ है, संभाल कर रखा हुआ है। वहां पर लोग उसे आते जाते देखते हैं। तो तुरंत तुम जाकर उस म्यूजियम से वो मेडल ऑफ ऑनर ही निकाल लाओ। वो सैनिक तुरंत वहां से भागकर उस म्यूजियम में गया और म्यूजियम के अंदर घुसते ही पहले तो उसे लोगों ने रोका, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आया क्योंकि वो अपने सामान के साथ था, राइफल्स के साथ था। और तुरंत वहां पर जाते ही उसने उस शीशे वाले बॉक्से को अपनी कूनी से तोड़ा और तोड़ते ही उसके अंदर से मेडल ऑफ ऑनर निकाला। वहां पर अपने अधिकारियों के पास गया, अधिकारियों ने उसी पुराने वाले मेडल ऑफ ऑनर को ही हेनरी को दे दिया। ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फोटो तब की है जब हेनरी को मेडल ऑफ ऑनर दिया गया था। आप खुद देख लीजिए, उसके शरीर पर ऐसा कोई अंग नहीं है जहां पर पट्टियां ना बंधी हो। वो एक जिंदा मम्मी बन चुका था। दर्जनों सर्जरीज करने के बाद हेनरी धीरे धीरे अब ठीक होने लगा। उसकी आंखों ने अब काम करना शुरू कर दिया था, हाथ पैर वो अब धीरे धीरे हिलाने लगा था। हेनरी से बाद में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको तब कैसा लग रहा था जब आपने काम किया, तो हेनरी ने बताया कि मैंने उस बॉम्ब को उस जगह से उठाकर सिर्फ 13 फीट दूर फेंका था, लेकिन वो 13 फीट मुझे 13 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे लग रहे थे। मिलिट्री से रिटायर होने के बाद अगले 37 सालों तक हेनरी ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को आग से बचने के ही तरीके उन्हें बताए कि कैसे वो अपने आप को ऐसी सिचुएशन में बचा सकते हैं, आग लगने जैसी सिचुएशन में वो कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं। सन 2002 में हेनरी ने अब की बार सच में दम तोड़ दिया और वो प्राकृतिक रूप से थे। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अंजलि शर्मा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।